नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट जॉब प्रोफाइल जीएसटी इंस्पेक्टर की। ठीक है, इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस जीएसटी इंस्पेक्टर का, ताकि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं और सुना हुआ है कि हाँ भाई जीएसटी इंस्पेक्टर की एक पोस्ट होती है, तो उनको भी सारी जानकारी हो जाए कि कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन होती है, एग्जाम किस तरीके से होता है। ठीक है, तो वो सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट। तो ये तो उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने हाल ही में तैयारी करना शुरू किया है। जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज तो पता ही होगी। ठीक है, उनके लिए यहाँ से वीडियो शुरू होगा कि वर्क प्रोफाइल कैसी होती है जीएसटी इंस्पेक्टर की। उसके बाद प्रमोशन कैसे होते हैं कि अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो आप मैक्सिमम किस लेवल तक जा सकते हैं। उसके बाद हम ट्रांसफर एंड पोस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं कि वीडियो इस पोस्ट में ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते, या फिर पोस्टिंग आपकी कहाँ पर होती है। उसके बाद हम सैलरी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड भी हम देखने वाले हैं कि ट्रेनिंग कैसे होती है जीएसटी इंस्पेक्टर की। थोड़ा सा इसमें पुलिस ट्रेनिंग भी होती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट पॉइंट होगा हमारा अदर पर्क्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, यानी जो भी आपके अदर पर्क्स बचते हैं इनके अलावा वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं हम काफी सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा, इसलिए बिल्कुल पेटी बांध कर बैठिए, एकदम सीट बेल्ट बांध कर बैठिए। और इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपके लिए कोई भी डाउट मन में नहीं बचने वाला है, ये पूरा मैं इंश्योर करूंगा। हालांकि मैं भी वीडियो बना सकता था, जैसे कि आपको यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे 20 मिनट के, 25 मिनट के, जिसमें आपको इधर उधर की बातें करके कभी कुछ बात आया, कभी कुछ बताया, प्लस माइनस करके वीडियो खत्म कर दिया। ठीक है, वैसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी वैसा करने लगे तो फायदा क्या हुआ, कुछ तो हमें अलग करना ही होगा। इसलिए मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में वीडियो तैयार किया है, यानी पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना बचे और आपको जीवन में इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने को ना देखना पड़े। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, उसका मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा आज का वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विकास पुनिया जी को, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर, इन्होंने 2 साल काम किया हुआ है बड़ोदरा जोन में, जिनसे पूछकर मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है और ये वीडियो बनाया है। ठीक है, ये पहले जीएसटी इंस्पेक्टर थे वडोदरा जोन में, लेकिन अब ये एएसओ इन सीएसएस यानी हमारे साथ ही काम करते हैं, पोस्टिंग हो चुकी है इनकी डीओपीटी में। ये किस वजह से छोड़कर आए और ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से लोग जीएसटी इंस्पेक्टर जैसी अच्छी पोस्ट छोड़कर नॉर्थ इंडिया में आते हैं अपने होम टाउन के पास, वो वाली बात भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो विकास पुनिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते तो थे कि हम इन्हीं को लेकर आए, लेकिन ये था थोड़ा सा सेटअप हमारा दूर है, हमारा आगरा में होम टाउन में है, तो लाना पॉसिबल नहीं हो पाता थोड़ा। ठीक है, इसलिए मैं ही आपको बता दे रहा हूँ जो भी सारी बातें हैं। तो फिर हम चल शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस, इस पोस्ट के लिए आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं, उन सभी के लिए यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, जिसे हम सीजीएलबी बोलते हैं। और नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ग्रेजुएट लेवल, यानी इसकी जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुछ भी हो सकती है, बीए, बीएससी, बीटेक, कुछ भी हो, आपने कुछ भी, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है, हाईएस्ट रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती आपके पास हो, उससे कोई मतलब भी नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज कितनी चाहिए ग्रेजुएशन में, उससे कोई भी मायने नहीं रखता, बस आप पास होने चाहिए, आपके पास पासिंग मार्क्स होने चाहिए 33% बस। बाकी आप कितने भी नंबर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 60%, 70%, 80% चाहिए, वो वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप सीजीएल के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपका टीयर 1 होगा। टीयर 1 होता है आपका 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। क्वेश्चंस होते हैं आपके पास 25-25, और आपके मार्क्स होते हैं 50-50 नंबर के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, यानी 0.5 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टीयर 1 रहता है, 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके। और अगर जैसा कि अब बात करेंगे कि टारगेट नंबर कितने चाहिए 200 में से, तो जैसा कि अभी जो एग्जाम का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाएं तो जनरल कैटेगरी के लिए लगभग कम से कम 155 से 160 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखने योग्य है कि टीयर 1 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में ऐड
नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टारगेट आप 155 से 160 नंबर का लेकर चल सकते हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो ये है आपका टीयर 1। उसके बाद आपका होता है टीयर 2। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप टीयर 2 देंगे, जो कि आपका 390 नंबर का होता है। 130 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें मैथ और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी 60 क्वेश्चन होते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और जीके के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। और इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से आपके 130 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और 390 नंबर की आपकी मेरिट बनती है। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर भी पूछी जाती है। कंप्यूटर होती है आपकी 60 नंबर की। 20 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो कंप्यूटर होती है ये आपकी सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। और जनरल कैटेगरी से आपको 60 में से 27 नंबर तो लेकर आने होते हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि 390 नंबर में से कि आपका कितना टारगेट होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि अभी ट्रेंडिंग में माहौल चल रहा है, आपके लगभग 320 से 320 से 330 नंबर होने ही चाहिए। 2024 की कट ऑफ को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको भी पता है कि 9 से 10 क्वेश्चन बोनस गए हुए थे, तो वो सभी को नंबर मिले थे। तो वो इसीलिए सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी 2024 के एग्जाम में, इसलिए वो वाली नहीं देखेंगे। 2022 और 23 जैसा एग्जाम रहता है, तब 320-330 नंबर पर आपको आराम से जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाती है। ठीक है, टीयर 1 हो गया आपका, टीयर 2 हो गया। टीयर 2 की से ही मेरिट बनेगी। उसके बाद आपकी टाइपिंग भी होती है, जिसमें 2000 की डिप्रेशन आते हैं आपके। 15 मिनट में आपको ये टाइपिंग करनी होती है। और इसको वर्ड पर मिनट में निकालेंगे तो 27 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड चाहिए होती है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है जीएसटी इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। जीएसटी इंस्पेक्टर ही नहीं, सीजीएल के थ्रू आपकी जो भी जॉब लगती है, चाहे वो 2400 ग्रेड पे की हो या 4600 ग्रेड पे की हो, सभी के लिए आपकी यही सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है इसमें, देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है इसमें थोड़ी सी आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती है और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती है। तो उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप तैयारी करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखें कि हाँ हमारे पास ये सब है या नहीं। नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके लिए किसके लिए, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में लगे, या एग्जामिनर में लगे, या प्रिवेंटिव ऑफिसर में लगे, या फिर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इन सभी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ठीक है, हाइट चाहिए होती है आपके लिए 157.5 सेंटीमीटर की, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और चेस्ट चाहिए आपकी 81 सेंटीमीटर की। ये फुली एक्सपेंडेड होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ, यानी बिना एक्सपेंशन के आपकी होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, 76 प्लस 5। ठीक है, फिर हाइट रिलैक्सेबल होगा 5 सेंटीमीटर का, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से होते हैं। फिर आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। वॉकिंग होगी आपकी 1600 मीटर 15 मिनट में, और साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ये देखो, ये फिजिकल टेस्ट काफी आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसलिए आपको इनकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि हम तो भाई फिजिकल में बिल्कुल भी बेकार है, कैसे करेंगे। एक नॉर्मल बंदा भी आराम से चल चल के कर सकता है। ठीक है, कभी कभार तो ऐसा होता है, अपना दोस्त बता रहा था कि 400 के 4 राउंड लगाने होते हैं। 1600 मीटर का है ना, तो 400 के 4 राउंड लगाने होते हैं। तो जो ग्रुप पूरा एक साथ चल रहा होता है, तो बाई चांस कोई बच्चा पीछे धीमे धीमे रह गया, तो उसने मान के चलो 3 ही राउंड किए, बाकी सबने 4 कर लिए, तो जो धीमा रह गया था वो भी नहीं में मिल जाता है कि हाँ भाई मेरे भी 4 हो गए। तो कुछ इस तरीके से चलता है, बहुत ही नॉमिनल सा रहता है, काफी मजा आता है इसमें। इसलिए आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस आप हाइट थोड़ा देख लीजिएगा कि इससे ज्यादा कम ना हो। फिर उसके बाद फीमेल के लिए भी फिजिकल स्टैंडर्ड है। हाइट 152 सेंटीमीटर, वेट है 48 किलोग्राम। चेस्ट का तो इसमें कुछ जिक्र है नहीं। हाइट रहेगी 2.5 सेंटीमीटर से रिलैक्सेबल रहेगी। इनके लिए भी फिजिकल टेस्ट है, 1 किलोमीटर 20 मिनट में, 3 किलोमीटर 25 मिनट में। साइकिलिंग एप्लीकेबल नहीं है सब इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स के लिए। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेना है तो अपने रिटन एग्जाम के लीजिए, क्योंकि उसी में नंबर आना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट। मान के चलिए आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पोस्ट मिल गई जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगते, वो आपको रेंडमली कहीं भी स्टेशन अलॉट कर देंगे। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, ज्यादातर डिपार्टमेंट आपके ऐसे ही हैं, वो आपसे प्रेफरेंस मांगते हैं कि हाँ भाई हम आपकी पोस्टिंग कहाँ पर करें, आप हमें प्रेफरेंस दीजिए, हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉट कर देंगे। उसी में से आपका जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी वैसा ही होता है।
तो आपसे सबसे पहले जोन प्रेफरेंस मांगी जाएगी। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके अब तो देखो नेक्स्ट डे या 3-4 बाद दिनों बाद ही आ जाती है। पहले तो 2-2 3-3 महीने लग जाते थे। लेकिन अब रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद ही आपकी जोन प्रेफरेंस आउट हो जाती है। तो फिर उसको उसमें आपको जोन भरनी होती है कि हाँ, हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जोन अलॉट हो जाता है। ठीक है, जब आपको जोन मिल गया एक बार, फिर उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर जाने होंगे उस जोन के हेड ऑफिस में और अपना डीवी कराना होगा। उसी के साथ आपका फिजिकल भी होता है और मेडिकल भी उसी के साथ कंडक्ट हो जाता है। अब मेडिकल में 2 सिनेरियो है। कुछ डिवीजन यानी जोन, कुछ जोन तो ये बोलते हैं कि आप जो भी मेडिकल है अपने होम टाउन से करा कर लाइए, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ जोन ऐसे होते हैं वो ये बोलते हैं नहीं, आप हमारे यहाँ आएंगे, हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपका मेडिकल करवाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका जोन कैसी रिक्वायरमेंट आपसे करता है। तो डीवी होगा आपका, उसी के साथ में आपका फिजिकल होगा जो भी मैंने आपको बताया, और मेडिकल भी आपको सबमिट करना होगा। बस इस मेडिकल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको कलर ब्लाइंड है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब कलर ब्लाइंड कैसे चेक करते हैं, आप गूगल पे जाइएगा, सिंपली टाइप करेंगे चेक कलर ब्लाइंडनेस, तो आपको काफी सारी इमेजेस बनकर आ जाएंगी। आप उनसे पता लगा लेंगे आप कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। तो मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस पोस्ट को भरने से पहले आप ये जरूर चेक कीजिएगा आपको कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। अगर बाई चांस आपने बिना चेक किया ये पोस्ट भर दी और आपको ये एलोकेट हो गई, फिर आपको कोई भी और पोस्ट नहीं मिलेगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये नहीं आपको इसके अलावा कोई और पोस्ट मिल जाएगी एसएससी के एग्जाम में, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसीलिए इस वाले पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर आपका ये मेडिकल भी कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपका जो ज्वाइनिंग लेटर वो आपके मेल पर आ जाएगा, उसी में लिखा होगा कि हाँ भाई ये आपको ये वाला प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिला है, यहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कीजिए इसके एडमिन डिपार्टमेंट में जाकर। तो ये छोटा सा प्रोसेस रहता है फाइनल रिजल्ट के बाद में, जो कि पहले जब एसएससी का एग्जाम होता था तो आपको भी पता है कि 2.5 साल तो आपके एग्जाम ही चलता था। प्री हो रहा है, फिर मेंस हो रहा है, फिर टीयर 3 हो रहा है, फिर सीपीटी हो रहा है। 2.5 साल में जाकर प्रोसेस कंप्लीट होता था। उसके बाद ज्वाइनिंग में 8 से 10 महीने लग जाते थे, कुछ पता ही नहीं रहता था कब ज्वाइनिंग हो रही है कब नहीं हो रही है। लेकिन जब से मोदी जी का रोजगार मेला चालू हुआ है तब से ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा फास्ट होने लग गई है। अब तो भाई साहब फाइनल रिजल्ट आया नहीं, ज्वाइनिंग 1.5 से 2 महीने में ज्वाइन करा देते हैं बच्चों को। तो काफी ज्यादा स्पीड दी गई है। डिजिटल इंडिया के तहत मोदी जी के द्वारा हर महीने ये रोजगार मेला कंडक्ट होता है, और कंडक्ट कौन करवाता है, अपना ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी अब बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम डिस्कस करने वाले स्ट्रक्चर। देखिए, वर्क प्रोफाइल को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जीएसटी के जो ऑफिसेज होते हैं या जोन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से डिविजन होते हैं आपके, ताकि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होने वाली है। इसको बताने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी वर्क प्रोफाइल कैसी है, और ये बताना थोड़ा सा जरूरी है ताकि आप डिपार्टमेंट में जाने से पहले अपने काम से रूबरू हो जाएं। यही हमारा मोटिव है। ठीक है, देखिए जीएसटी का जो ऑफिसेज होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस मांगी जाती है जोन की, आपसे जोन की प्रेफरेंस मांगी जाती है। जोन की प्रेफरेंस मांगी जाएगी और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपका जोन अलॉट हो जाएगा। लेकिन इस जोन के बाद भी बहुत सारे बाइफर्केशन होते हैं जिसमें आपकी जो कोई पोस्टिंग होगी, जो भी अलोकेशन होगा, वो उसमें आपकी रैंक नहीं मांगी जाएगी। यानी आपको रैंडमली अलॉट कर दिया जाएगा, आपसे प्रेफरेंस भी नहीं पूछेंगे। जोन तक ही आपका रैंक का काम है, उसके बाद जो भी है आपका रैंडमली काम चलेगा। तो सबसे ऊपर आपका जोन होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जोन के बाद होता है आपका सब जोन। ठीक है, एक जोन में 3-4 सब जोन होते हैं, फिर उसमें 3-4 कमिश्नरेट भी होते हैं। फिर कमिश्नरेट के बाद आपका आता है डिवीजन, और सबसे लास्ट में होता है आपका रेंज ऑफिस। रेंज ऑफिस जो होता है वो जीएसटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जहां तक आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और रेंज ऑफिस होता है वो एक बहुत ही छोटी रेंज को कवर करता है और बहुत ही छोटा ऑफिस होता है। इसमें जो भी एक इंस्पेक्टर होता है आपका, और एक होता है आपका सुपरिटेंडेंट। तो देख सकते हैं आप स्टाफ को देखिए कि ये कितना छोटा ऑफिस होता होगा। लेकिन छोटे ऑफिसेस की ये खास बात होती है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। छोटे ऑफिस में क्या होता है कि स्टाफ कम होता है, एक ही रैंक के कम अधिकारी होते हैं, तो वहां पर आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और आपकी चलती भी बहुत ज्यादा है। और जैसे जोन होगा, यहाँ पे तो हजारों बतेरे इंस्पेक्टर होंगे, तो इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं होती।
इसीलिए दुआ करो कि आपको छोटा ही ऑफिस मिले ताकि आप अपनी पावर को, एक्चुअल पावर को महसूस भी कर पाओ। तो सबसे ऊपर जोन होता है और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर चलता जाता है, ये बाइफर्केशन होता है आपका, और इनमें से किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब इन सारे जो भी मैंने बाइफर्केशन बताया, इन सारे सभी में ये सारे आपके सेक्शन पाए जाते हैं, जो कि मैंने डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे सेक्शन इन सब जगह पाए जाते हैं, सिर्फ रेंज ऑफिस में छोड़ के। और इन्हीं सेक्शंस में आप लोग काम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जोन मिलेगा, जोन के बाद आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपको फिर सेक्शन अलॉट होगा। इन्हीं सेक्शंस में आप इंस्पेक्टर लोग काम करेंगे। तो कुछ सेक्शंस के मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए, जैसे कि आपका एक कोर्ट केस वाला होता है, जिसमें जो भी एसएससी वगैरह होते हैं, वो उनके और डिपार्टमेंट के बीच में केस चल रहा होता है, वो सारा डिस्कस होता है यहाँ पे, उससे रिलेटेड सारी फाइलें आती हैं। विजिलेंस सेक्शन होता है एक, आरआरए सेक्शन होता है, रिव्यू रिवाइज एंड अपील। नाम से आप समझ पा रहे होंगे, जो एसएससी होते हैं जिनकी आपने कैलकुलेशन वगैरह की, जिन पर टैक्स रेट वगैरह मारी है, वो अपील वगैरह लगाते हैं, उनसे रिलेटेड केसेस होते हैं। एक एडमिन सेक्शन होता है, यहाँ पर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और सैलरी भी बनती है यहीं पर। आप जब भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को जाकर ज्वाइन करते हैं, वो आप एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में ही जाकर रिपोर्ट करते हैं, वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग यही होता है, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड सेक्शन होता है। एक आपका प्रिवेंटिव सेक्शन होता है, जो कि आपका काफी सेंसिटिव सेक्शन है। जो भी आपने रेड का काम होता है, वो सारा काम आपका यही देखने को मिलता है। इसका मेन काम होता है टैक्स की चोरी को रोकना, टैक्स चोरी को रोकना, इस वाले सेक्शन का काम होता है। एक रिफंड सेक्शन होता है, जो जीएसटी रिफंड करता है। आरटीआई सेक्शन होता है, जो आरटीआई से डील करता है। बाकी आपकी एक ऑडिट यूनिट भी होती है, जो ऑडिट कंडक्ट करती है। तो देख पा रहे होंगे कि आपकी पोस्टिंग होगी इनमें से किसी पार्ट में, और उसके किसी इस सेक्शन में आपकी पोस्टिंग होगी, और इस तरीके से आप काम करने वाले हैं। कुछ सेक्शन इसमें होते हैं, जैसे कि ये है, इसमें तो फील्ड वर्क होता है आपका, और बाकी सभी में आपके फाइल वर्क और कुछ कुछ में आपका फील्ड वर्क भी साथ में चलता रहता है। देखिए, और जो ये रेंज ऑफिस होता है ना, इसकी मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ। रेंज ऑफिस ही जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, और ऊपर से जो भी डायरेक्शन आती है, जो भी काम आता है, वो आपके पास रेंज ऑफिस के पास ही आता है। और रेंज ऑफिस में आप इंस्पेक्टर लगेंगे और उस केस को आप डील करेंगे। जो जीएसटी नंबर अलॉट करने का काम होता है, वो भी आपका रेंज ऑफिस में ही होता है। आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, फिर आप उसके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जाओगे, जिसने भी अप्लाई किया होगा। और आपको भी पता है, आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो आपकी अच्छे से खातिरदारी भी वहां पर होने वाली है। और खातिरदारी से मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपकी वर्क प्रोफाइल रहती है। ये मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया है, वर्क प्रोफाइल हम नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जो ये मैंने यहाँ पर बताया है ना, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो मैंने अपने दोस्त से पूछा था, जैसे उसको वडोदरा डिवीजन मिला हुआ था, वडोदरा जोन जोन मिला हुआ था। उसके बाद इस जोन में आपके दो सब जोन होते थे, एक तो वडोदरा और एक अहमदाबाद सब जोन। ठीक है, दो सब जोन होते थे। फिर उसको मिला था अहमदाबाद सब जोन। अब अहमदाबाद सब जोन में 5 कमिश्नरेट होते थे, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक भावनगर, एक होता था कच्छ, और एक और होता था, याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये कमिश्नरेट होते थे। अब उसके पास था भावनगर, भावनगर उसके पास कमिश्नरेट था। उसमें फिर बहुत सारे डिवीजन होते थे, 5 या 6 डिवीजन बता रहा था वो। और उसमें एक रेंज ऑफिस था पोरबंदर, वहां पर उसकी पोस्टिंग थी। तो ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया कि ये कैसे चलता है आपका। और जो उसका काम था वो रेंज ऑफिस में ही था, यानी वो अकेला था और उसके साथ एक सुपरिटेंडेंट था, तो यानी काफी पावर वाली महसूस होती थी थोड़ी सी। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, आप स्ट्रक्चर से ही समझ गए होंगे कि क्या इसकी वर्क प्रोफाइल रहेगी। देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर जो है वो एक ऐसी पोस्ट है, यहाँ पर आपको फाइल वर्क भी करना पड़ेगा और कभी कभार आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। पूरी एक लेंथ ऑफ सर्विस के दौरान आपकी 35-40 साल की सर्विस रहने वाली है। उसमें आप किसी पीरियड में तो फाइल वर्क करेंगे, सिर्फ फाइलों पर काम करेंगे, और किसी पीरियड में आप फील्ड वर्क भी करेंगे। फाइल वर्क क्या होता है, जो भी मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं, जैसे कि आपका एडमिन हो गया, आरटीआई हो गया, विजिलेंस हो गया, कोर्ट केस हो गया, ये सारे सेक्शन आपके बिल्कुल फाइल वर्क वाले हैं। यहाँ पर आपको फाइलों में डील करना होगा। आपके पास फाइल आएगी, उस पर आप अपने कमेंट्स लिखेंगे। उसी कमेंट्स को हम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बोलते हैं। नोट मतलब आपने जो कमेंट्स लिखे, उस फाइल को अप्रूव होने के बाद आपने एक कम्युनिकेशन लेटर बनाया, उसको आप ड्राफ्ट बोलेंगे। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग में आपका काम रहेगा, वही आपका फाइल वर्क कहलाता है। और फील्ड वर्क फिर आता है आपका फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में आपका क्या काम होगा, टैक्स चोरी को रोकना। उसके लिए रेड वगैरह पड़ती है, पूरी रेड में आप जाएंगे,
असेसमेंट में आप जाएंगे, नोटिस सर्व में आप जाएंगे। तो इस सब के लिए आपको साइट्स को विजिट करना होगा, वहां पर आपको पब्लिक से भी डील करना पड़ेगा। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल रहती है। फाइल वर्क भी रहेगा आपका, फील्ड वर्क भी रहेगा। तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जॉब ये रहेगी आपके लिए, कोई मोनोटोनस जॉब नहीं है जैसे कि हमारी जॉब है एएसओ इन सीएसएस की। उसमें आपका सिर्फ पूरी सर्विस के दौरान फाइल ही फाइल है, आपको फाइल में ही काम करना है, फील्ड तो आपका है ही नहीं। बिल्कुल आपकी फिक्स रूटीन रहता है 9 से 5:30 के बाद एकदम मजे कीजिए। ठीक है। जीएसटी इंस्पेक्टर भी ऐसी कोई हाई वर्कलोड वाली पोस्ट नहीं है, इसमें भी आराम से आपके मजे ही हैं, आपका नॉर्मल काम होता है इसमें। और सबसे बड़ी इसकी जो खास बात है, ये यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है, जिसकी वजह से ये बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसमें आपको खाकी वर्दी के साथ साथ 3 स्टार भी कंधे पर मिलते हैं, 3 इधर 3 अंदर 6 हो गए आपके, जिसकी वजह से बच्चे इसको काफी ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं। और आपका फील्ड वर्क तो है ही इसमें, इसलिए एडवेंचरस भी जॉब है, क्योंकि आपको साइट्स वगैरह केसेस वगैरह से डील करना होगा, लोगों पर भी थोड़ा सा दबाव महसूस होता है इस पोस्ट में। तो एडवेंचरस जॉब तो ये है ही। अब यूनिफॉर्म में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हमें ऐसा लगता है जैसे पुलिस की तरह हम हर दिन यूनिफॉर्म में ही जाएंगे, नहीं। आपके पास यूनिफॉर्म तो है, लेकिन आप इसको पहनकर नहीं जा सकते। आप हमेशा मतलब डेली पहन के नहीं जा सकते, आपके ऊपर से डायरेक्शन ही आएगा, आपको तभी पहननी होती है। यदि आप डेली यूनिफॉर्म पहन के पहुंच गए, जैसे कि आपका 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 1 जुलाई होता है आपका जीएसटी डे, उस दिन तो यूनिफॉर्म पहन के जाना ही होता है। और बाकी जब ऊपर से डायरेक्शन आते हैं कमिश्नर वगैरह से, तब आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है। नॉर्मल डेज में आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, वो आपकी अलमारी में ही रखी रहेगी। ठीक है। ये वाली एक चीज है। उसके बाद हैवी वर्कलोड तो बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से फर्दर स्टडी कर सकते हैं जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं। देखिए, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फिर बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देश घूमना चाहते हैं, वो इस जॉब के साथ आराम से कर सकते हैं। ईडी या आईबी की तरह ये बिल्कुल भी हैक्टिक जॉब नहीं है। और बाकी देखिए, किसी भी जॉब का डिपेंड करता है वर्कलोड इस पोस्ट का मेनली कि टैक्स पेयर्स की संख्या कितनी है। जैसे कि मुंबई में ही हमारा एक दोस्त है, वहां पर टैक्स पेयर्स की संख्या कम है, थोड़ा सा वहां पर कम रहता है। लेकिन एक दोस्त और है, उनके यहाँ टैक्स पेयर्स की संख्या ज्यादा है, तो वहां बहुत ज्यादा वर्कलोड है। डिपेंड करता है आपका टैक्स पेयर्स कितने हैं, उसी पे आपका डिपेंड करेगा कि आपकी वर्कलोड ज्यादा है या नहीं है। मोस्टली आप देखा गया है कि इतना ज्यादा काम नहीं होता है, आप आराम से ऑफिस जाइए, 10 बजे जा रहे हैं, 10:30 बजे जा रहे हैं, आराम से आप 5 बजे तक घर आ जाते हैं। बिल्कुल भी आपकी एकदम चिल वाली लाइफ है। अब आता है बायोमेट्रिक का। देखिए, बायोमेट्रिक डिपेंड करता है ऑफिस पर कि ऑफिस कैसा है। अगर हेड ऑफिस है तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे ही चलेंगे, तो वहां पर आपको बायोमेट्रिक देखने को मिलेगी मिलेगी, और वो आपको फॉलो भी करनी पड़ेगी। जनरली जो ऑफिस का टाइम होता है वो 9 से 5 का होता है, कहीं 10 से 6 भी होता है, तो वो डिपेंड करता है। और अगर छोटे ऑफिस में आपको बायोमेट्रिक नहीं देखने को मिलती, और होती भी तो खराब पड़ी होगी, किसी कचरे में पड़ी होगी बायोमेट्रिक। तो छोटा ऑफिस है, बायोमेट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगी, टाइमिंग का आपका कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। और हेड ऑफिस है तो आपको बायोमेट्रिक मिलेगी ही मिलेगी। और मैं कहता हूँ बायोमेट्रिक है भी, तो भी ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपका सीनियर कैसा है। अगर आपका सीनियर बहुत अच्छा होगा, बायोमेट्रिक होने के बाद भी वो कुछ नहीं कहेगा, आप अगर उसको काम पूरा करके दे रहे होंगे तो वो आपसे एकदम खुश रहेगा और कहेगा भाई अपना काम करके दो सिंपल, और जो करना है वो करो, मजे करो एकदम। और कोई मक्कार सीनियर आ गया तो भाई साहब फिर तो टाइम से आओ टाइम से जाओ, ना खाना ना कुछ, जीना आराम सा कर देते हैं सीनियर। और बाकी आपकी सोशल रिस्पेक्ट तो है ही, आपको पता ही है खाकी वर्दी की देश में कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है। और कस्टम्स में यहाँ आप काम करते हैं जीएसटी में, तो भाई हर कोई जानता ही जानता है इंस्पेक्टर को कि इंस्पेक्टर क्या होता है। और जो भी व्यापारी वगैरह वो दबके रहेंगे आपसे। एक बार को तो एएसओ को कोई नहीं जानता, हम गांव में बोलेंगे अपने दादा वगैरह को भाई हम तो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, भाई ये क्या होता है, मैंने तो सुना ही नहीं कभी। और जबकि आप बोलेंगे भाई हमें तो जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, तो भाई वो अलग से ही आपको सम्मान देंगे। तो आपकी सोशल रेस्पेक्ट भी अच्छी खासी है। उसके बाद ब्लैक मनी, ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, आप खुद ही समझदार होंगे। फिर आता है एक इश्यू, बहुत से बच्चे पूछते हैं भाई हमें नेम प्लेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई यहाँ पे जो नेम प्लेट लगती है वो तो सबको ही मिलेगी। एक जो होती है कैबिन के बाहर जो नेम प्लेट होती है वो मिलेगी या नहीं, और पर्सनल कैबिन। देखिए, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके ऑफिस में स्पेस कितना है। अगर स्पेस काफी ज्यादा है तो हर एक इंस्पेक्टर को अपना अलग से केबिन मिलता है और उसको नेम प्लेट भी मिलेगी, जो कि छोटे ऑफिस में होता है जनरली। और जो हेड ऑफिस होते हैं वहां पर स्टाफ काफी ज्यादा होता है, इसलिए स्पेस इतना देखने को नहीं मिलता। तो वहां पर क्या क्या होता है, 2-3 इंस्पेक्टर एक साथ बैठते हैं, तो वहां पर नेम प्लेट भी नहीं मिलती, ना आपको पर्सनल कैबिन भी मिलता है। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल है, सारे पॉइंट मैंने बता दिए।
अब ये वाला लास्ट वाला पॉइंट रह गया जीएसटी प्लस कस्टम्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, कुछ कुछ जीएसटी के ऐसी जोन है वहां पर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ साथ कस्टम्स का भी काम करना होता है। जैसे कि जहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट होते हैं वहां आपको कस्टम मिलेंगे ही मिलेंगे, जितने भी पोर्ट होते हैं, समुद्री एरिया है, वहां पर अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर लगे हुए हैं तो आपको उसके साथ साथ कस्टम का भी काम करना पड़ेगा। 2-3 साल के लिए आपकी पोस्टिंग जीएसटी में होगी, फिर आप कस्टम्स में भी पहुंच जाएंगे। कस्टम्स में एक खास बात यह, आप हर वक्त वर्दी में रहते हैं, जीएसटी में नहीं रहते, तो ये भी एक अच्छा एक्सपोजर है इस जॉब के लिए। और कस्टम्स में एक अलग ही एक्सपोजर रहता है, वहां पर आप बड़े बड़े शिपमेंट्स होते हैं उनसे डील करते हैं, जो भी बाहर से सामान आता है उसकी पकड़ा धकड़ाई करते हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा पानी रहता है। इसीलिए मैंने ये बोला था कि ये एडवेंचरस जॉब है, पूरी लाइफ के दौरान आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और इस पोस्ट की मैं एक खास बात बता देता हूँ, इस डिपार्टमेंट की, जो मेरे दोस्त ने बताई थी कि यहाँ पर आप टैक्सेशन से रिलेटेड इतने सारे रूल्स सीख जाएंगे कि अगर आप अपनी जॉब के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाएंगे ना, तो भी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है एज अ कंसल्टेंट। तो ये यहाँ पर आपकी एक पॉजिटिव साइड है इस जॉब की। और जैसे कि हम लोग हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, फाइलों में रूल्स वगैरह गवर्नमेंट रूल्स पर ही काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट रूल्स के लिए गवर्नमेंट के लिए ही है, इतना कुछ उनका पब्लिक से रिलेशन है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो जो टैक्स से रिलेटेड काम होते हैं, टैक्स रिलेटेड रूल्स है, वो सारे आपके पब्लिक से रिलेटेड है। तो सर्विस के बाद आपको पूरी जानकारी, आप मान के चलो पूरी जानकारी यहाँ पर ले ली, फुल आपको नॉलेज है, उसके बाद आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी गए एज अ कंसल्टेंट, तो आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाएगा। तो ये आपकी एक पॉजिटिव साइड है जीएसटी इंस्पेक्टर की, कि आप यहाँ पर अपना प्राइवेट अलग से कुछ भी खोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी वर्क प्रोफाइल डिस्कस कर दी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरा एकदम सीक्वेंस के साथ चल रहा हूँ, जिसमें मैंने आप सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, आपको स्ट्रक्चर बता दिया, फिर मैंने आपको बता दिया वर्क प्रोफाइल। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोशन, इस पोस्ट में प्रमोशन किस प्रकार से चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे, जो कि होती है लेवल 7 की पोस्ट। जब आप इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपका अगला प्रमोशन होगा सुप्रीडेंट की पोस्ट पर। इसमें आपका लगभग 8 से 10 साल आराम से लग ही जाएंगे। और इस प्रमोशन की एक खास बात होती है, इसमें कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम आपका नहीं होता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वहां प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं देखने को मिला। ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य वाली बात लगी कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं है, सीधे आपका जो भी प्रमोशन हो रहा है वो सीनियोरिटी के बेसिस पर हो रहा है। और इस सीनियोरिटी की डिसीजन कैसे होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। तो इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, जब भी आपकी ज्वाइनिंग आए आप तुरंत जाकर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो जो आपसे पहले ज्वाइन कर लेगा, सेम बैच होने के बाद भी आप वो आपका सीनियर हो जाएगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ध्यान रखें, वही आपकी सीनियोरिटी डिसाइड करेगी, और उसी सीनियोरिटी के बेस पर आपका प्रमोशन होगा। क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम तो है नहीं कि आप सीनियोरिटी को दरकिनार कर दें, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। इंस्पेक्टर के बाद सुपरिटेंडेंट बनेंगे आप 8 से 10 साल में, और सुपरिटेंडेंट के बाद आपका अगला प्रमोशन जो होगा वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर होगा, जिसमें आपके आराम से 10 से 12 साल लग ही जाएंगे। ठीक है, सुपरिटेंडेंट होती है लेवल 8 की पोस्ट होती है, गजेटेड पोस्ट होती है। फिर आप बनेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आप बनेंगे डिप्टी कमिश्नर, और इसके बाद जाकर प्रमोशन नहीं होते हैं। तो प्रमोशन के एस्पेक्ट में देखा जाए तो थोड़ा सा प्रमोशन स्लो है बाकी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एएसओ भी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो लेवल 7 से आप लेवल 13 तक आराम से जा रहे हैं, जो कि डायरेक्टर की पोस्ट होती है। और इनकम टैक्स में भी आप ज्वाइंट कमिश्नर तक आराम से चले जाते हैं, इसमें तो भाई डिप्टी कमिश्नर तक ही रह गए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एग्जाम नहीं लेते, प्रमोशन 8 से 10 साल में पहली बार ही दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए से थोड़ा सा प्रमोशन हम स्लो मान सकते हैं। और इसमें एक चीज और बताने के लिए है, जो ये वाला प्रमोशन है ना, वो मुंबई में थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। मुंबई में आप 5 साल में इंस्पेक्टर बन रहे हैं, वो 5 साल में आप सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं इंस्पेक्टर से लेके। और जो साउथ की जोन है वहां पर भी थोड़ा सा प्रमोशन ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो प्रमोशन कुछ इस तरीके से आपके चलने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। देखिए, पोस्टिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से आपके बाइफर्केशन होते हैं जीएसटी के डिपार्टमेंट के, और आपके सेक्शन कौन कौन से होते हैं, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। और काम क्या करेंगे आप, फाइल वर्क फील्ड वर्क दोनों करेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसफर्स की। तो ट्रांसफर की देखो आपको पता ही होगा, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में ही एक जोन से लेकर दूसरे जोन में ट्रांसफर बिल्कुल ही बैन कर दिया है, यानी कंप्लीटली बैन है आपके ट्रांसफर, जा ही नहीं सकते, जिसे हम आईसीटी बोलते हैं। ठीक है, बस एक डिवीजन के अंदर ही आपका ट्रांसफर होगा, ओनली इंटर डिवीजन ट्रांसफर।
और जीएसटी में हर 2 साल में ट्रांसफर है आपका। जो भी आपको एक प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगा उससे दूसरे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप 2 साल में ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आप सेंसिटिव सीट पर काम कर रहे हैं। सेंसिटिव सीट कौन सी होती है? जहां पर आप पब्लिक से डील कर रहे हैं या टैक्स चोरी का मामला है, वही आपकी सेंसिटिव सीट होती है। जो मैंने प्रिवेंटिव सेक्शन बताया था उसी में, तो उसका आपका 2 साल में ट्रांसफर हो ही जाएगा। और जो नॉन सेंसिटिव सीट होती है वहां आप 4 से 5 साल टिक भी जाते हैं। ये आपका इंस्पेक्टर में रहता है। अगर आप सुपरिटेंडेंट हैं तो आपका हर एक साल में ट्रांसफर है, हर एक साल में आपकी सीट चेंज होगी अगर आप सेंसिटिव सेक्शन में काम कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपके ट्रांसफर रहने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने इनकम टैक्स में आपको बताया था कि आईसीटी तो है नहीं, लेकिन आप लोन बेसिस पर 5 साल के लिए होम टाउन जा सकते हैं। लोन बेसिस पर आप 5 साल के लिए होम टाउन जा सकते हैं, जो कि 2 से 3 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। यही सेम सिनेरियो जीएसटी इंस्पेक्टर में भी है कि आप कुछ टाइम के लिए होम टाउन जा सकते हैं, फिर आपको लेकिन पेरेंट कैडर में आना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ट्रांसफर का सिनेरियो रहने वाला है। देखिए, जब से ट्रांसफर बंद हुए हैं तभी से यह पोस्ट थोड़ी सी डिग्रेड हो गई है, लेकिन यूनिफॉर्म की वजह से अब भी बहुत ज्यादा क्रेज है इसका। और जो मैंने बताया था कि क्यों बच्चे साउथ में जो इंस्पेक्टर लगे होते हैं वो भी छोड़ छोड़ कर आते हैं 2400 ग्रेड पेपर नॉर्थ में, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि आपके ट्रांसफर होते ही नहीं है। और साउथ का तो आपको पता ही है कि इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। खाने का भी सबसे बड़ा दिक्कत वहां पर खाने का है, क्योंकि हम ट्रेनिंग में गए थे तो वहां पर अलग ही ऑयल यूज होता है, सनफ्लावर या कोकोनट ऑयल। तो इतना ज्यादा अच्छा खाना वहां पे हम नहीं लगता है, खाने का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। वेदर भी वहां का थोड़ा गर्मी ज्यादा रहती है, तो थोड़ा चेंजेस तो हैं। इसीलिए यार साउथ में करना थोड़ा सा मुझे पॉसिबल नहीं लगता जॉब, इसीलिए लोग इसको छोड़ छोड़ कर आते हैं क्योंकि ट्रांसफर बिल्कुल बंद हो गए हैं। अगर ट्रांसफर इसमें खुले रहते हैं तो ये अच्छी खासी पोस्ट सीजीएल एग्जाम के थ्रू हो सकती है। लेकिन भैया गवर्नमेंट में यही होता है दोस्तों, आपको दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे। एक चीज नहीं मिलेगी, दूसरी चीज मिलेगी, दूसरी चीज मिलेगी तो एक चीज नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो रहता ही रहता है गवर्नमेंट का। ये आपका ट्रांसफर से। अब हम देखते हैं थोड़ा सा सैलरी के ऊपर कि आपको सैलरी कितने मिलने वाली है जीएसटी इंस्पेक्टर में। देखिए, आपकी ये लेवल 7 की पोस्ट होती है, लेवल 7 की पोस्ट होती है। इसका बेसिक पे होता है आपका 44,900 रुपए। और इंडिया में जो सैलरी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सिटी के अकॉर्डिंग मिलती है, यानी एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी में आपको बताते हैं जितनी भी मेट्रो सिटीज होती हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, हैदराबाद है, चेन्नई है, कलकत्ता है, मुंबई है, 8 से 10 ही है वो एक्स सिटी है। फिर उसके बाद मीडियम लेवल की सिटीज होती है वो वाई सिटी कहलाती है, जैसे आगरा है, जयपुर है। और जो ठीक ठाक टाउन है एक, और जो बिल्कुल एकदम से गांव से होते हैं वो आपकी जेड सिटी होती है। अब इन सिटी का फर्क क्या पड़ता है? इन सिटी का फर्क पड़ता है एचआरए पर। एक्स सिटी में आपका 30% होता है एचआरए बेसिक पे का, वाई सिटी में आपका 20% होता है, और जेड सिटी में आपका 10% होता है बेसिक पे का। और ट्रांसपोर्ट पर भी फर्क पड़ता है इन सिटी का। ट्रांसपोर्ट का फॉर्मूला होता है 3600 प्लस डीए, डीए की करंट रेट यानी 3600 का 55%। ये तो आपका फॉर्मूला रहता है। देखिए, बेसिक पे आपका 44,900 रहेगा, डीए आपका 55% चल रहा है अभी, और एचआरए हो गया 30%, 20%, 10%। ट्रांसपोर्ट हो गया 3600 प्लस डीए। वाई सिटी और जेड सिटी के लिए होता है 1800 प्लस 1800 रुपए पर डीए की करंट रेट लगाएंगे, और यही इसका फॉर्मूला रहता है सेम। और टोटल सैलरी जो आपकी बनेगी 88,000 रुपए, 81,000 रुपए, 76,875 रुपए ग्रॉस सैलरी आपकी बन जाएगी। अगर आप इनहैंड सैलरी की बात करेंगे तो आपका मेजर जो डिडक्शन होगा वो एनपीएस का ही होगा। और एनपीएस के आपके कितने रुपए कट जाएंगे? बेसिक प्लस डीए का 10%, लगभग 7,000 रुपए आपके एनपीएस के कट जाएंगे। तो 81,000 रुपए यहाँ पे आएगी, 74,000 रुपए यहाँ पे आएगी, और 69,000 रुपए यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। तो देख सकते हैं कि एक हैंडसम अमाउंट है सैलरी का, आप अच्छे से इसमें गुजारा कर सकते हैं भाई। आप देखेंगे तो साल की सैलरी आपकी 12 9 108 11 लाख रुपए सैलरी बन रही है आपकी। 11 लाख का पैकेज है आपका 1 साल का। और ग्रॉस सैलरी देखेंगे पूरी, यानी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को जोड़ के, तो आपकी यही सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगी आराम से, क्योंकि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। जो भी आपका 7,000 रुपए एनपीएस कटता है उसमें 14% गवर्नमेंट भी डालती है, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। अब 8th पे कमीशन भी लगने वाला है, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी इसमें इंक्रीज करेगी। मान सकते हैं 10 12 हजार रुपए सैलरी तो आपकी बढ़ेगी ही आराम से 24 4600 ग्रेड पे की पोस्ट में। तो ये सैलरी का सिनेरियो कुछ
तो ये मैंने आपको एक पे स्लिप लगा दी है यहाँ पे, जो कि अपने दोस्त है ऋषभ गुप्ता, मुंबई में ये इंस्पेक्टर है अभी, और काफी होनहार इंस्पेक्टर है ये देश के। इनका बेसिक पे देख सकते हैं, ये डीए है एचआरए ट्रांसपोर्ट 88,645 रुपए। उसके बाद ये रिकवरीज है, प्रोफेशनल टैक्स सीजीएस, ये एनपीएस है, ये हेल्थ सर्विसेज है, 7800 रुपए इनके कट जा रहे हैं, और 80,775 रुपए इनकी सैलरी आ रही है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सैलरी स्लिप मैंने आपके लिए लगा दी है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। देखिए, ट्रेनिंग पीरियड किसी भी जॉब का सबसे खूबसूरत पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक स्टेशन पर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, वहां पर अलग अलग जोन से बच्चे आए हुए होते हैं, अलग अलग स्टेशन से बच्चे आए हुए होते हैं, तो नए नए आपके दोस्त बनते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है ट्रेनिंग में ही शादियां फिक्स हो जाती है, क्योंकि लड़कियां भी आई हुई होती हैं। तो आपको तो मालूम ही है कि जब लोग इकट्ठे मिलते हैं, रिलेशन भी यहीं पर हो जाते हैं, शादियां भी यही हो जाती है बहुतों की ट्रेनिंग पीरियड में। तो काफी यादगार रहता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सर ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग में ही उनकी शादियां फिक्स हो गई थी। तो ये थोड़ा सा हंसी वाली बात है, और काफी मजे आते हैं आप ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग में पढ़ाई के साथ साथ उछल कूद भी ज्यादा होती है, मौज मस्ती भी बहुत होती है, एकदम हॉस्टल वाली फीलिंग रहती है अगर आप वहाँ पे हॉस्टल लेकर रहते हैं। बिल्कुल कॉलेज वाला आपका फील रहता है। देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर में जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी 14 वीक की रहती है, 3.5 महीने की। अब इस 14 वीक में से 12 वीक तो आपके नासिन में गुजरते हैं। नासिन क्या है? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स। नासिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो जीएसटी और कस्टम्स की ट्रेनिंग कराता है, और हर एक जोन का एक नासिन होता है, एक जोन का एक नासिन। यहाँ पर आपकी 12 वीक ट्रेनिंग चलती है। अब इसमें क्या होता है, आपका डेली क्लासेस चलती हैं, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह भी चलती है, और क्लासेस के साथ साथ आप लगभग 10 से 6 क्लास होती है, कहीं 9 से 5 क्लासेस होती है। वहाँ आपको पढ़ाया जाता है पूरा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, जीएसटी का पूरा ऑफिस कैसे काम करता है, क्या क्या काम होते हैं। जो मैंने आपको सेक्शंस बताए थे बहुत सारे, उन सेक्शन में कैसे कैसे काम होते हैं, फाइल वर्क क्या होता है, आपको टैक्स चोरी कैसे रोकनी है, वो सारा आपको सिखाया जाता है। बाहर से जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो सब आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो डेली क्लासेस होती हैं, और ऐसा नहीं है आपको क्लासेस ही पढ़ाते रहेंगे, इसके साथ साथ आपकी अदर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मान के चलिए कभी स्पोर्ट्स डे भी आयोजित हो जाता है, कभी कभी कंपटीशन भी बहुत सारे होते हैं, राइटिंग का, सिंगिंग का, बतेरे कंपटीशन होते हैं। स्पोर्ट्स का आपका डे हो जाता है, एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं इसमें। देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर पर प्रोबेशन होता है आपका 2 साल का, और प्रोबेशन क्लियर करने से पहले आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है, और वही एग्जाम ये नासिन कराते हैं, मतलब अ, नासिन कराते हैं उस एग्जाम को, वो आपको एग्जाम क्लियर करना ही होता है, उसके बाद आपका प्रोबेशन खत्म होता है, प्रोबेशन खत्म होता है। और बहुत इजी एग्जाम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कठिन चीजें पूछी जाती है। एग्जाम्स में पास कराना इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है भाई। अगर बच्चा फेल हो जाता है ना, तो उसको जबरदस्ती पास कराते हैं, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो भाई इनकी प्रतिष्ठा पर आँच आती है कि भाई तुम क्या पढ़ा रहे हो, जो तुम्हारे पढ़ाए हुए बच्चे फेल हो गए। तो इसीलिए हर कोई पास हो जाता है उनमें, और एकदम से फुल चीटिंग रहती है उनमें, डरने की कोई बात नहीं है। एग्जामिनर आएगा, बोलेगा भाई मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा काम से, आप अपना एग्जाम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कीजिएगा, और बच्चे फिर एग्जामिनर के जाने के बाद अपनी फुल ईमानदारी दिखाते हैं। तो ये आपका 12 वीक की ट्रेनिंग रहती है, नासिन में रहती है। इसके साथ साथ इसमें स्टडी टूर वगैरह भी लग जाता है, आसपास ही घुमाने ले जाते हैं। हमारे सीएसएस में क्या होता है कि ऑल इंडिया में कहीं भी घुमाने ले जाते हैं, जो कि भारत दर्शन आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आसपास की जगह पे ही घुमाने ले जाते हैं। उसके बाद 2 वीक जो आपके बचे, उसमें आपकी पुलिस ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है, आपको 2 हफ्तों के लिए पुलिस लाइन के साथ अटैच कर दिया जाता है, और एकदम से पुलिस की जैसी ट्रेनिंग होती है ना, वैसी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। सुबह आप उठेंगे, फिजिकल होगा अच्छे से, भाई साहब रगड़ देते हैं यहाँ पे तो पुलिस ट्रेनिंग में। उसके बाद आपकी पुलिस में क्या होता है, वेपन्स वगैरह भी चलाना सिखाते हैं, तो ये चीज यहाँ पर फेमस है। वेपन ट्रेनिंग भी होती है आपकी, डेली वेपन चलाना सिखाया जाता है। 2 वीक आपको यहाँ पर पूरे पुलिस लाइन में पुलिस वालों के साथ घुमाएंगे, जितने भी जो भी आरसी आरपीसी वगैरह होती हैं, आईपीसी वगैरह होती हैं, वो सारी आपको यहाँ पे सिखाई जाती है कि जीएसटी में पुलिस आपको कैसे योगदान कर सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप रेड वगैरह पर जाते हैं, तो आपको कोई वेपन वगैरह का मिलता नहीं है आपको, तो आपको जो भी सहायता लेनी होती है वो वहाँ की लोकल पुलिस की लेनी होती है। तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड भी होता है, वही बॉन्ड यहाँ पर सिखाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग रहती है, बिल्कुल एकदम से फील आपको आर्मी जैसा आएगा, और साथ में आपका स्टडी टूर भी लग जाता है। तो ट्रेनिंग पीरियड आप देख सकते हैं, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम देख लेते हैं अदर पार्ट, कि गवर्नमेंट जॉब के अदर पार्ट क्या क्या हो सकते हैं। ये सब तो मैंने आपको जनरली चीजें बता दी।
जो भी पोस्ट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, ये जो सारे पर्क्स है वो हर एक गवर्नमेंट जॉब वाले को मिलते हैं, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो और पोस्ट कुछ भी हो, इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। ये सारे पक्ष हर किसी को मिलेंगे ही मिलेंगे। बस अंतर ये रहता है, अगर आपका लेवल छोटा है यानी पोस्ट छोटी है तो आपको एक कम मात्रा में मिलेंगे। अगर आपकी लेवल अच्छा खासा है यानी पोस्ट अच्छी खासी है तो ये आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलने लग जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपका सैलरी होता है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की एक खास बात है, हर किसी की सैलरी रुक जाएगी, लेकिन अगर एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा है उसकी सैलरी कभी भी नहीं रुकेगी, एकदम टाइम से सैलरी आती है। कोविड में भी आपने देखा होगा कितनी प्राइवेट सेक्टर में लोगों की जॉब गई, लोगों की सैलरियां नहीं आती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी टाइम टू टाइम एकदम सैलरी डाली। इसी वजह से गवर्नमेंट जॉब में आपको इतना सारा कंपटीशन देखने को मिलेगा, इतनी सारी वहां पर भीड़ देखने को मिलती है। और कोई वजह नहीं है, बस यही सिक्योरिटी है एक वजह, और उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी अच्छा है गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए वहां पर इतनी भीड़ रहती है। तो सबसे पहला ये तो सैलरी है ही है। उसके बाद दूसरी जो पर्क्स होती है वो आपका सीजीएचएस फैसिलिटी होती है। ये क्या होती है आपकी? हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। इसका एक आपका अमाउंट भी लगता है 650 रुपए सैलरी में। इसमें क्या होता है, सीजीएचएस फैसिलिटी में आपका एक सीजीएचएस कार्ड बनता है, उसको दिखाकर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में अपना दिखाकर इलाज कर सकते हैं, और आपका जो भी बिल बनेगा वो आप अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे, वो बिल गवर्नमेंट आपको रिएम्बर्स कर देगी। और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि आज के जमाने में सबसे बड़ा खर्च किस चीज का है? या तो एजुकेशन का है, होम का है, और सबसे बड़ा है उसके बाद मेडिकल का, क्योंकि हर किसी को मेडिकल समस्या है दोस्तों। और सरकार उनका पूरा इंश्योरेंस करके रखती है, यानी आपको कितना भी खर्चा हो आपका वो सारा आपका रिएम्बर्स हो जाएगा। बस शर्त ये है आप वहीं से इलाज कराएंगे जो कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं। और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे सीजीएचएस के अंडर आते ही आते हैं। तो ये एक फैसिलिटी हो गई। एक आपको एलटीसी मिलती है। एलटीसी होता है आपका लीव ट्रेवल कंसेशन। इसमें मैं बता देता हूँ क्या होता है। एलटीसी आपको हर साल मिलती है, इसमें पूरे इंडिया में से आप किसी भी जगह पर घूम सकते हैं, आप और आपके फैमिली मेंबर्स, और उसका आने जाने का किराया सरकार आपको भुगतान करती है। लेकिन इसका थोड़ा सा रूल होता है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे उसके 1 साल बाद आपको एलटीसी मिलना शुरू होती है, और आपको पहली बार में 4 एलटीसी मिलेंगी, यानी 4 साल होंगे आपको, 1 2 3 4, 4 साल में आपको 4 एलटीसी मिलेंगी। इन 4 में से 3 एलटीसी तो आपको ऑल इंडिया मिलेंगी, और इन 3 में से 2 एलटीसी आपको घूमनी पड़ेंगी, या तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या फिर होता है अंडमान निकोबार, या फिर नॉर्थ ईस्ट। दो 4 में से 3 होंगी ऑल इंडिया, 3 में से 2 होंगी, इनमें से कोई दो जगह आप घूम सकते हैं। और एक जो जगह बची, तीन तीन में से 2 तो आपकी इनमें से हो गई, और एक जो बचेगी इसमें आप ऑल इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। और ये चौथी एलटीसी बचती है, ये आपकी होम टाउन की होती है, यानी आपको होम टाउन जाने का आने जाने का किराया मिलेगा। और जो किराया किस चीज का मिलता है वो लेवल्स के हिसाब से है। जैसे छोटे लेवल पे आपको थर्ड एसी का किराया मिलेगा, लेवल 7 में आपको सेकंड एसी का किराया मिल जाता है ट्रेन का। लेकिन अगर आप इन 3 जगह जाते हैं तो आपको एयर का किराया मिलता है, यानी हवाई जहाज का किराया मिलता है आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का। ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी सुविधा है एलटीसी की, यानी आपको घूमने का भी पैसा सरकार दे रही है। पहले 4 साल में 4 मिलेंगी, फिर 4 साल में अगले 4 साल में 4 मिलेंगी, फिर अगले 4 साल में 2 मिलेंगी, दो दो मिलती जाती है। फिर पहले 8 साल में 8 है, फिर उसके बाद दो दो मिलती जाती है हर साल में, एक होम टाउन एक ऑल इंडिया। कुछ इस तरीके से आपकी एलटीसी वर्क करती है। घूमने का आपका सरकार ने कर दिया है। उसके बाद आपको सीए भी मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें आपको बच्चों को पढ़ाने के पैसे मिलते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपके दोनों बच्चों को एक साल में एक लमसम अमाउंट मिलेगा, 33,750 रुपए एक बच्चे का मिल जाता है। 33,750 रुपए एक बच्चे का आपको मिल जाता है। 2 है तो 2 के अमाउंट मिल जाएंगे इतने रुपए। 2 से ज्यादा के होंगे तो नहीं मिलेंगे। अगर दूसरे बच्चे जो है वो ट्विंस हुए हैं, यानी पहला एक बच्चा हुआ उसके बाद आपके 2 बच्चे एक साथ हुए, तो सभी को मिल जाएगा फिर। तो ये आपकी सीए की यानी बच्चों की फीस का भी सरकार ने बंदोबस्त कर दिया। उसके बाद आपको ब्रीफ केस रेम्बर्समेंट भी मिलता है। इसमें क्या होता है, आपको 3 साल में एक बार, अगर आप लेवल 7 के हैं तो 4375 रुपया मिलेगा, 3 साल में एक बार इतना रुपया मिलेगा, और आपको इतने का बिल देना पड़ेगा। और इस रुपए का आप यूज का करेंगे, आप अपने लिए ऑफिस बैग खरीदने में करेंगे। हर 3 साल में एक बार ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद छुट्टियां भी होती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी खासी छुट्टियां मिल जाती है। देखो, 30 तो आपकी ईएल होती है, अर्न लीव जिसे बोलते हैं, 8 सीएल होती हैं जो कैजुअल लीव होती हैं, 2 आरएच होती हैं, और 10 आपकी मेडिकल लीव होती हैं फुल वाली। 20 हाफ पे लीव यानी 10
फुल वाली लीव। तो देख सकते हैं 50 छुट्टी तो यही हो गई। 15 आपकी गजेटेड हॉलीडे होते हैं जो कि सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं पूरे साल के। और उसके बाद सैटरडे संडे होते हैं, चौगुने 108 सैटरडे संडे होते हैं। तो देख सकते हैं आप 170 छुट्टी हो गई साल में। इतनी सारी छुट्टी लगभग ऐसा लगता है आधी साल ही आपको ऑफिस करना होता है, यानी 6 महीने आपको ऑफिस जाना, 6 महीने तो आपके छुट्टियों में ही निकल गए। तो अच्छी खासी सुविधा है सरकार में, लीव का भी अच्छा खासा है। और उसके बाद कुछ हॉस्पिटैलिटी वगैरह भी, रियम्बर्समेंट न्यूज़पेपर वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ लेवल 8 से आपको शुरू होता है, यानी आप जब सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे तब आपको ये मिलना शुरू होगा। इसके अलावा जब आप ग्रुप ए के ऑफिसर हो जाते हैं तो आपको और अच्छे पर्क्स मिलने लग जाते हैं, जैसे कि आपको टेलीफोन का किराया भी मिलता है, जो टेलीफोन का आप रिचार्ज वगैरह कराते हैं, उसके साथ साथ आपको लैपटॉप भी मिल जाता है। आपको जो क्वार्टर्स वगैरह भी होते हैं वो भी अच्छे खासे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कि सरकार हर चीज का एकदम से इंश्योरेंस करके रखती है, आपको सैलरी भी दे रही है, हेल्थ का भी करती है, आपके घूमने का भी करती है, आपको बच्चों को पढ़ाने के भी पैसे मिल रहे हैं, छुट्टियां भी दे रही हैं आपको, न्यूज़पेपर के पैसे, इंटरनेट के पैसे, लैपटॉप, ये वो फलाना ढिमकाना, हर चीज सरकार दे रही है। और यही वजह है कि सरकारी जॉब के लिए इतनी ज्यादा मारी मारी है, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड नहीं करती कि आप परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तभी आपको ये सारे पर्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप मरे जा रहे हो काम कर करके, तब भी आपको यही मिलेगा, आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तब भी यही मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की इतनी मारामारी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे पर्क्स वाला, अदर पर्क्स का भी। तो दोस्तों देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम रिकैप ले लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हो गया आपका, प्रोसेस कर दिया, वर्क प्रोफाइल मैंने बता दिया, प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सैलरी, ट्रेनिंग और अदर पर्क, हर चीज एक मैंने डिस्कस कर दिया पूरी डिटेल के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसका जवाब दे देंगे पर्सनली। ठीक है, तो अब वाइंड अप करते हैं। ये है आपका व्हाट्सएप चैनल, इसको ज्वाइन करें, क्विजेस और अपडेट्स। ये है आपका इंस्टाग्राम पेज, डेली जीके फैक्ट्स जो भी हमें अपडेट होती है चैनल की वो भी देते हैं। टेलीग्राम पेज, यहाँ पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सारे अपडेट्स भी यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारे ये एक चैनल है एडवांस क्लासेस के नाम से, यहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड। यहाँ पर आप फिजिक्स भी है, मैथ भी है और आपका इंग्लिश भी है। जल्दी हम सीबीएसई का भी करेंगे चालू, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस चैनल का। ठीक है, अगर कोई भी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहा है आपके नोन में तो उसको जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक आपका बहुत जरूरी है हमारे लिए, साथ में शेयर भी करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पर।